कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। नताशा के कमरे में प्रलय को सृष्टि खींचकर कमरे से बाहर ले आई और बोली, आपका खुद का रोमांस तो खत्म नहीं होता डिस्ट्रॉयर, लेकिन दूसरे के रोमांस में आप हमेशा टांग अड़ाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? इस वक्त नताशा का मन तनुज से बात करने का हो रहा है, तो आप उन्हें बात करने दीजिए और आप मेरे साथ चलिए। प्रलय उसकी तरफ देख रहा था। सृष्टि उसे अपने रूम में लेकर जा रही थी, लेकिन अचानक से प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, फिलहाल हमें कहीं और जाना है यूनिवर्स। सृष्टि ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो उसे वहाँ से बाहर की तरफ लेकर आया और दोनों गाड़ी में बैठकर राणा मेंशन से निकल गए। सृष्टि को नहीं पता था प्रलय उसे कहाँ लेकर जा रहा है। वहीं प्रलय फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक प्राइवेट बंगलों के बाहर आकर रुकी। उस बंगलों के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। ये बंगलो प्रलय राणा से ताल्लुक़ रखता है। उनकी गाड़ी अंदर इंटर हुई और तुरंत गार्डों ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब सृष्टि गाड़ी से उतरकर प्रलय के साथ अंदर की तरफ आई और अंदर आते ही उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उस हंसी की आवाज़ को वो बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं, गोलू की थी। गोलू जो सृष्टि का भाई था, जिसकी वजह से मानव हमेशा उसे ब्लैकमेल करता था। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए प्रलय की तरफ देखा। जब कोर्ट में वो हादसा हुआ था तो प्रलय ने गोलू को कुछ वक्त के लिए राणा मेंशन भिजवाया था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उसने गोलू को इस प्राइवेट बंगलों में शिफ्ट करवा दिया था, ताकि वो पूरी तरह से सेफ रहे। उस वक्त अमय और मानव दोनों खुले में घूम रहे थे और प्रलय नहीं चाहता था कि गोलू को किसी तरह की कोई तकलीफ हो। पहले ही गोलू मानव की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका था और उसने तो गोलू का ट्रीटमेंट भी शुरू करवा दिया था। उसकी थेरेपी शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से गोलू की तबीयत में काफ़ी सुधार भी दिखाई देने लगा था। सृष्टि अंदर रूम की तरफ आई, जहां पर गोलू सामने ही बैठा था और उसकी केयर टेकर भी उसके साथ थी। सृष्टि को देखते ही गोलू अपनी जगह से उठा और भागते हुए सृष्टि के पास आया। वो उसके सीने से लगकर बोला, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था दीदी, आप आई ही नहीं। सृष्टि उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। वो प्रलय में इतनी ज़्यादा बीची हो गई थी कि उसे गोलू का भी ख्याल नहीं रहा। लेकिन प्रलय को गोलू का पूरा ख्याल था। उसने तो सृष्टि को पता भी नहीं लगने दिया कि वो गोलू के लिए क्या कर रहा है और क्या नहीं। उसने अब गोलू का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, मैं थोड़ा बिजी थी गोलू, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँगी। गोलू हंसा और बोला, आपको पता है दीदी, मेरे पास अब बहुत सारे टॉयज़ हैं। इतने सारे टॉयज़ हैं कि मैं सारा दिन खेलते खेलते थक जाता हूँ, लेकिन टॉयज़ ख़त्म नहीं होते। और आपको ये भी पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कप केक खाए थे। आपको पता है कप केक बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मेरा और भी खाने का मन कर रहा है, लेकिन इन दीदी ने कहा कि ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, इसलिए फिर इन्होंने मेरे लिए नूडल्स बनाए। सृष्टि मुस्कुराई। उसका मन तो कर रहा था कि गोलू को छोड़कर पहले वो जाकर प्रलय को हक कर ले, जिसने गोलू के लिए इतना सब कुछ किया। उसने गोलू का माथा हल्का सा चूम लिया और बोली, तुम्हारा जो खाने का मन करे तुम खा सकते हो गोलू, और तुम्हारी ये दीदी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। देखना, अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। सुनैना, जो गोलू की केयर टेकर थी, वो मुस्कुराते हुए सृष्टि के पास आई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं गोलू का पूरा ख्याल रखूँगी। सृष्टि ने धीमे से कहा, थैंक यू सो मच। सुनैना जल्दी से बोली, शुक्रिया तो मुझे मिस्टर राणा का करना चाहिए, जिन्होंने मुझे ये जॉब दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे और आप लोगों को बुरी नज़रों से बचाएं। सृष्टि उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। वहीं दूसरी तरफ एक और प्राइवेट विला, जहां पर अमय और वेदांश रह रहे थे और कायनात भी उनके साथ थी। कायनात इस वक्त डाइनिंग टेबल पर थी। जब अमय और वेदांश वहां पर पहुंचे, वेदांश ने अमय की तरफ देखा और गुस्से से मुंह बनाया।
उसकी टूटी फूटी हालत देखकर उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि अमय कुछ कर पाएगा। वहीं अमय के अंदर एक अलग ही जुनून था, जुनून वेदांश को ये दिखाने का कि प्रलय राणा को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमय राणा ही है। राणा मेंशन गोलू से मिलकर प्रलय और सृष्टि दोनों राणा मेंशन वापस आ चुके थे। हालांकि सृष्टि का मन था गोलू के साथ रहने का, लेकिन प्रलय ने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि अभी फ़िलहाल वो लोग गोलू को राणा मेंशन नहीं लेकर जा सकते। अभी गोलू को वहीं रहने दिया जाए जहाँ पर वो रह रहा है। सृष्टि जानना तो चाहती थी कि प्रलय ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन ना ही वो प्रलय से सवाल कर सकती थी और ना ही उसकी बात टाल सकती थी। इसलिए उसने प्रलय से कोई सवाल किया ही नहीं। राणा मेंशन आने के बाद सृष्टि सीधा अपने रूम में आई। आज वो प्रांश को अपने साथ सुलाने वाली थी। प्रलय ने जैसे ही उन दोनों को बिस्तर पर देखा वो तुरंत बोला, ये यहाँ क्या कर रहा है? सृष्टि झट से बोली, क्या मतलब है आपका, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अपनी मम्मा के साथ नहीं सोएगा तो और किसके साथ सोएगा? प्रलय बिस्तर पर आते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, इसे इसकी दादी माँ को देकर आओ, मुझे इसके साथ नहीं सोना, ये हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो बिस्तर पर उठकर बैठी और बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप डिस्ट्रॉयर? भला प्रांश हम दोनों के बीच कहाँ आ रहा है? अब वो अपने मॉम डैड के साथ नहीं सोएगा तो और किसके साथ सोएगा? कितने वक्त से माँ इसे संभाल रही हैं, इसे अपने साथ सुला रही हैं, लेकिन अब थोड़े दिन मुझे भी तो अपने साथ इसे सुलाने दीजिए ना। वैसे भी अभी लगभग से मेरी फीड लेना ये बंद कर चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहती ये मेरी फीड इतनी जल्दी छोड़े, इसलिए मैं इसे अपने पास ही सुलाऊंगी। ये बोलते हुए वो प्रांश की तरफ बढ़ गई। प्रांश मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। जैसे ही सृष्टि उसके करीब आई, प्रलय ने तुरंत प्रांश को उठाकर साइड कर दिया और खुद उसके करीब आ गया। सृष्टि गुस्से से बोली, आप क्या कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर? और प्रलय तुरंत बोला, वही जो मुझे करना चाहिए, बीबी हो तुम मेरी। सृष्टि इरिटेट होते हुए बोली, चुप हो जाइए डिस्ट्रॉयर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रिंस बच्चा है मेरा और इसे ज़रूरत है मेरी, और मुझे भी तो तुम्हारी ज़रूरत है। सृष्टि ने उसे घूर कर देखा। प्रलय की बातों पर वो मुंह बनाते हुए बोली, आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे लगता है मुझे ही प्रांश के साथ दूसरे रूम में जाकर सोना पड़ेगा। सृष्टि की बात पर प्रलय ने उसे घूर कर देखा और बोला, जाकर दिखाओ तो सही, अगर तुम इसके साथ किसी और रूम में सोने गई ना तो फिर इसके साथ ही रहना, मेरे पास मत आना। सृष्टि हंसी और बोली, कितने बड़े जल कुकड़े हैं आप डिस्ट्रॉयर, कोई अपने ही बच्चे से जलता है क्या? प्रलय झट से बोला, हाँ हूँ, और मैं खुद को नहीं बदल सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का हाथ थाम लिया और उसे अपने ऊपर गिरा लिया। सृष्टि सीधा उसके सीने पर आई। उसने एक नज़र प्रांश की तरफ देखा और बोली, मैं सिर्फ आपकी ही हूँ डिस्ट्रॉयर, लेकिन प्रांश को भी तो मेरी ज़रूरत है ना। प्रलय तुरंत बोला, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख सकता। सृष्टि हंसी और बोली, बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए। प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर तुम कहो तो बड़ों वाली हरकतें करके दिखाऊं। ये बोलते हुए वो अपना हाथ अब सृष्टि की पीठ पर ले आया था। सृष्टि का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो तुरंत बोली, बस कीजिए ना डिस्ट्रॉयर, अच्छा एक काम करते हैं, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं प्रांश को जल्दी से सुला दूंगी और फिर उसे पालने में लिटा दूंगी। उसके बाद बेशक से आप। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने सृष्टि के होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, कहा ना नहीं मतलब नहीं। सृष्टि बस उसकी तरफ देखती रह गई। प्रलय उसके गालों को हल्का सा सहलाते हुए बोला, आई नो मैं तुम्हें मतलबी लगूंगा, ऑफ कोर्स दुनिया का कोई भी डैड ये नहीं करना चाहेगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, अपनी औलाद के साथ भी नहीं। रही बात प्रांश को फीड करवाने की, तो वो बोतल से दूध ले सकता है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ देर बाद प्रांश रोने लगा तो सृष्टि ने उम्मीद भरी नज़रों से प्रलय को देखा, लेकिन प्रलय ने मना कर दिया। पता नहीं क्यों, बस वो नहीं देख सकता था सृष्टि को प्रांश को फीड कराते हुए। सृष्टि कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आई मीन अगर प्रांश को बोतल से फिट करवाना है तो मुझे उसकी दादी माँ को देकर तो आना पड़ेगा ना। आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। प्रलय ने कुछ नहीं कहा। सृष्टि ने जल्दी से प्रांश को अपनी गोद में लिया और अपने रूम से बाहर निकल कर सीधा कुसुम जी के रूम में आई।
कुसुम जी ने जब प्रांस को रोते हुए सुना तो वो भी अपनी नींद से उठ गई। वैसे भी उन्हें बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, अब तो उन्हें भी प्रांस की आदत हो चुकी थी। सृष्टि जल्दी से उनके पास बैठी और अगले ही पल उसने प्रांस को फीड कराना शुरू कर दिया। तो कुसुम जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अगर उसे प्रांस को फीड ही करवाना था तो वो अपने रूम में भी तो करवा सकती थी ना, पर कुछ सोचते हुए बस वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपनी जगह से उठी। वो सीधा किचन में गई। इस वक्त घर में कोई सर्वेंट नहीं होता था तो उन्होंने प्रांस के लिए खुद ही दूध बनाया और अपने रूम में ले आई। जब तक वो अपने रूम में वापस आई तब तक प्रांस सृष्टि का फीड लेने के बाद सो चुका था। सृष्टि ने कुसुम जी की तरफ देखा। कुसुम जी हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने हाथों में पकड़ी हुई बोतल टेबल पर रखते हुए बोले, फिलहाल तो ये सो गया है, पर जब उठेगा तो मैं इसे संभाल लूँगी। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी कुसुम जी ने उसे रोका और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, शुरू से ही यही आदत है उसकी, अपनी चीज़ें किसी के साथ में शेयर नहीं करता। शायद बचपन में उसके डैड ने उसके साथ जो किया उसकी वजह से ही ये सब हुआ। बहुत ही ऑब्सेसिव टाइप का बन गया है मेरा प्रलय, लेकिन शायद धीरे धीरे बदल जाए। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, नहीं भी बदले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, मैं उनकी हूँ और हमेशा उनकी ही रहूँगी। मैंने प्रांस को जन्म दिया है, उसमें जान बसती है मेरी, लेकिन डिस्ट्रॉयर से बढ़कर मेरे लिए कभी कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी ठहर गई, जो साफ बता रही थी कि ये फैसला उसके लिए भी कितना तकलीफदायक होगा। लेकिन सच में उसे प्रलय से बढ़कर कुछ भी नहीं था। कुछ ही देर में वो वापस अपने रूम में आई तो देखा प्रलय उसका इंतज़ार कर रहा था। वो प्रलय के पास मुस्कुराते हुए आई और आते ही वो सीधा उसकी गोद में बैठ गई। प्रलय ने हैरानी भरी नज़रों से देखा और बोला, देरी से आने का कंपनसेशन दे रही हो? सृष्टि मुस्कुराई और बोली, यही समझ लीजिए। ये बोलकर उसने प्रलय के कंधे पर अपने हाथ रखे और फिर पूरी तरह से उस पर झुककर उसके लबों को चूमने लगी। प्रलय ने भी तुरंत उसकी कमर को अपने हाथों में थाम लिया था और उसे रिस्पॉन्स देने लगा। एक बार उन दोनों का साथ जो शुरू हुआ उसके बाद उन दोनों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो रहे थे। काफ़ी हद तक दोनों की लाइफ से टेंशन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बहुत कुछ अभी भी बाकी था जिससे शायद वो अभी तक अनजान थे, या सिर्फ सृष्टि ही अनजान थी। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। 2 दिन बाद आज नताशा की शादी होने वाली थी। कल उसकी मेहंदी और संगीत का फंक्शन हुआ था और साथ ही साथ एंगेजमेंट भी। बहुत जल्दी में ये सब कुछ हुआ था, इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। लेकिन कुछ खास मेहमान इस फंक्शन में शामिल हुए थे और उन खास मेहमानों में 2 लोग ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा खास थे, और वो थे हार्दिक और रागिनी। आज सुबह तकरीबन 8 बजे रागिनी सृष्टि की तरफ देख रही थी, जो पूरे घर में इधर उधर घूम रही थी। रागिनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोली, कल से देख रही हूँ तुझे कितना बिजी रहने लगी है यार तू। मतलब काम तो तू पहले भी करती थी, लेकिन तब तेरा चेहरा एकदम मुरझाया मुरझाया रहता था, और अब सुबह से लगी है, लेकिन फिर भी एक पल के लिए भी तूने आराम नहीं किया है, और तेरा चेहरा देख कितना ग्लो कर रहा है। उसकी बात सुनते हुए अचानक सृष्टि की नज़र सामने खड़े प्रलय पर गई, जो हार्दिक से कुछ बात कर रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, ये तो शायद किसी के प्यार का असर है। रागिनी ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो बोली, जानती हूँ मैं तेरे इस ग्लो का रीज़न, बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ सृष्टि, तुझे तेरी ज़िंदगी की खुशियाँ मिल गई। सृष्टि तुरंत बोली, और मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हार्दिक भाई सच में बहुत अच्छे हैं। आई नो वो एक बेस्ट लाइफ पार्टनर होंगे, है ना? रागिनी ने हार्दिक की तरफ देखा और बोली, मुझे भी कहाँ पता था कि अचानक ही हुई एक टक्कर से शुरू हुआ ये रिश्ता पूरी ज़िंदगी भर का हो जाएगा। पर सच में हार्दिक एक बेस्ट लाइफ पार्टनर है। सृष्टि उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक बोला, मैंने शिमला में सब कुछ संभाल लिया है, वहाँ हर चीज़ स्मूथली चल रही है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होगी तो तुझे बताऊँगा। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया। तभी हार्दिक अचानक से बोला, वो तूने संजीवनी जी और त्रिशा के लिए जो प्राइवेट जेट भिजवाया था वो बस वापस आने ही वाला है। प्रलय मुस्कुराया और बोला,
जब से सृष्टि वापस आई है तब से मैंने त्रिशा से बात नहीं की। आई नो वो मुझसे नाराज़ होगी, बट मैं उसे मना लूँगा। ये बोलकर अभी प्रलय मुस्कुराया ही था कि उसकी नज़र दरवाजे की तरफ गई, जहाँ से संजीवनी जी और त्रिशा अंदर की तरफ आ रही थीं। उन्हें देखकर प्रलय के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई, और उसी वक्त सृष्टि की नज़र भी त्रिशा पर गई। उन्हें देखकर वो हैरान रह गई और तुरंत भागते हुए उनके पास आई। वो त्रिशा के गले लग गई और संजीवनी जी के पास भी आकर उसके सीने से लग गई। त्रिशा मुस्कुराते हुए सृष्टि की तरफ देख रही थी। हालांकि सृष्टि को प्रलय ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो भी उन लोगों से कहाँ ही मिलने जा पाई। पर उसे नहीं पता था कि प्रलय उसे इस तरह से सरप्राइज़ देगा। त्रिशा ने तुरंत पूछा, पहले ये बताओ कि हमारे छोटे मिस्टर राणा कहाँ हैं? सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बुआ के पास। अब ये वाली बुआ भी आ जाए तो उससे भी मिल लें। ये बोलते हुए उसने ऊपर नताशा के रूम की तरफ देखा और एक सर्वेंट के साथ त्रिशा को नताशा के रूम में भेज दिया। संजीवनी जी सृष्टि की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे लिए हम बहुत खुश हैं सृष्टि। सृष्टि एक बार फिर से उनके सीने से लग गई और उसने नज़रों ही नज़रों में प्रलय का शुक्रिया अदा किया। सच में संजीवनी जी ने बेशक से प्रलय के कहने पर ही, लेकिन उन्होंने जो प्यार सृष्टि को दिया था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कुछ वक्त और यूं ही बीत गया और फिर तकरीबन 11 बजे का वक्त हो चुका था। पहले नताशा की हल्दी होने वाली थी और फिर शाम को तकरीबन 4 बजे शादी। सृष्टि, रागिनी और त्रिशा तीनों नताशा के रूम में थी और उसे हल्दी के लिए तैयार कर रही थी। सृष्टि जल्दी से प्रांश को बिस्तर पर लेकर बैठ गई और उसे फीड कराने लगी। बाद में तो पता नहीं उसे मौका मिलने वाला था या नहीं, इसलिए वो पहले ही उसे फीड करवाना चाहती थी। कुछ देर बाद वो लोग नताशा को लेकर बाहर गार्डन एरिया में आए, जहां तनुज हर्षिका के साथ वहां पहुंच चुका था। एक दूसरे के अलावा उनके इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो लोग अकेले ही थे। लेकिन तनुज और हर्षिका दोनों के कुछ फ्रेंड्स वहां शामिल थे। तनुज और नताशा दोनों को नीचे चौकी पर बिठाया गया और फिर उन दोनों को हल्दी लगानी शुरू की गई। सृष्टि और प्रलय दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें अपना हल्दी वाला दिन याद आ गया था। प्रलय ने उसे अंदर चलने का इशारा किया तो सृष्टि ने उसे घूर कर देखा। अगले ही पल प्रलय सृष्टि के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, वो एक्चुअली मुझे इम्पोर्टेंट काम है तो मैं सृष्टि को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सृष्टि उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। प्रलय इस तरह से सबके सामने ये बात कह देगा, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब तो प्रलय उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ लेकर जा रहा था और वो कुछ बोल भी नहीं पाई। बाकी सबके चेहरे पर हंसी थी। सब जानते थे कि प्रलय सृष्टि को अंदर क्यों लेकर जा रहा है। वहीं सृष्टि अंदर जाकर प्रलय को घूरते हुए देख रही थी। प्रलय सृष्टि को लेकर सीधा अपने रूम में आया और उसे बिस्तर पर लिटाते हुए बोला, हल्दी का तो मज़ा ही कुछ और होता है। सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, कितने बेशर्म हैं आप, भला कोई ऐसे सबके बीच में से यूं आता है क्या? क्या सोच रहे होंगे सब हमारे बारे में? प्रलय मुस्कुराया और बोला, जिसे जो सोचना है सोचता रहे, बीबी हो तुम मेरी, मूड है मेरा तो प्रलय राणा वही करेगा जो प्रलय राणा करना चाहता है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ये बोलकर उसने अपने हल्दी से भरी हुई उंगलियां सृष्टि के गाल पर रखी और फिर उसके पूरे चेहरे को और गर्दन तक को अच्छे से हल्दी में रंग दिया। सृष्टि उसके छूने भर से ही सिहर उठी। प्रलय उसके चेहरे पर झुका और उसे किस करने लगा। राणा मेंशन, शाम का वक्त, बाहर मंडप सजा हुआ था और तनुज मंडप में ही बैठा था। सामने ही हर्षिका खड़ी थी और बाकी सब भी वहीं पर मौजूद थे, जिनमें हार्दिक, प्रलय, कुसुम जी और संजीवनी जी, उनके कुछ खास रिश्तेदार और प्रलय और तनुज के बाकी सब दोस्त थे। पंडित जी ने कुसुम जी को दुल्हन को बुलाने के लिए कहा तो साथ खड़ी त्रिशा अंदर की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि और रागिनी ने मिलकर नताशा को पूरी तरह से रेडी कर दिया था। वो दोनों उसे लेकर आने ही वाले थे कि वहां पर त्रिशा आई। त्रिशा ने तुरंत कहा, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। सृष्टि मुस्कुराई और नताशा की तरफ देखने लगी, जिसकी धड़कन इस वक्त तेजी से बढ़ी हुई थी और दुल्हन का श्रृंगार उसके चेहरे पर खूब जच रहा था। वो उसे लेकर नीचे गार्डन एरिया की तरफ आई, जहां मंडप लगा हुआ था। उन्होंने नताशा को मंडप में बिठाया तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए।
प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखा। एक बार फिर से उसका मन सृष्टि से शादी करने को कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमय और वेदांश अपनी प्लानिंग में थे। वैसे तो उन दोनों की कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन अब उन दोनों ने हाथ मिला रखा था। वो दोनों राणा मेंशन में एंटर कर चुके थे, लेकिन वेटर की ड्रेस में उनका निशाना इस बार ना ही प्रलय था और ना ही सृष्टि। इस बार उनका निशाना प्रांस था, जिसे लेकर वो यहाँ से जाने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि ने कुसुम जी से पूछा, प्रांस कहाँ है माँ? कुसुम जी तुरंत बोली, वो अंदर सो रहा है तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। एक सर्वेंट को मैंने उसकी निगरानी करने के लिए रखा है। सृष्टि ने अपना सर हाँ में हिलाया। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ ही खड़े अमय ने जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। वो अब तुरंत अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने बिस्तर पर लेटे हुए प्रांस की तरफ देखा, जिसके सामने ही एक सर्वेंट बैठी थी, लेकिन वो सोफे पर बैठी सो चुकी थी। उसकी भी नींद की झपकी लग गई थी। वेदांत समय की तरफ देखते हुए बोला, अभी यूं ही दांत निकालता रहेगा या फिर इसे उठाएगा भी? वेदांत की बात सुनकर अमय गुस्से से बोलता, फालतू बकवास मत कर। ये मत भूल कि ये सब मेरी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अगर मैं ये आइडिया नहीं देता तो तुम कुछ कर ही नहीं पाते। और अब भी मैंने ही तुम्हें बताया है कि यहाँ पर ये छोटा राणा आराम से सो रहा है। अब आएगा मज़ा जब हम साथ में इसकी गर्दन पकड़ेंगे और दर्द उस प्रलय राणा और सृष्टि राणा को होगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर प्रलय और सृष्टि दोनों के लिए नफरत साफ झलक रही थी। वेदांश के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। उन दोनों ने प्रांस को उठाया और उसे लेकर तुरंत वहाँ से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ सब लोग शादी में बिजी थे। नताशा और तनुज फेरे ले रहे थे और सब लोग उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। फेरे खत्म होने के बाद पंडित जी ने नताशा और तनुज को मंगलसूत्र और सिंदूरदान की रस्म करवाई और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अब आपकी शादी संपन्न हुई। अब से आप दोनों पति पत्नी। नताशा और तनुज दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ पल तो नताशा तनुज को यूं ही देखती रही और फिर जल्दी ही उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसे यूं शर्माते हुए देख तनुज ने उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से उलझा लिया। उन दोनों को यूं देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय की पॉकेट में रखा हुआ उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने फ़ोन पॉकेट से निकाल कर चेक किया तो उस पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वो कॉल रिजेक्ट करने को हुआ, लेकिन तभी सृष्टि बोली, कॉल रिसीव कर लीजिए, क्या पता कोई अर्जेंट कॉल हो। उसकी बात सुनकर प्रलय ने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से अमय की हंसी की आवाज़ सुनकर वो बिना उसके कुछ बोले ही उसे पहचान चुका था। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? सामने से अमय बोला, वैसे तो तुम्हारी आवाज़ सुनने का मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन काम ही इतना इम्पोर्टेंट था कि मुझे तुम्हें कॉल करना ही पड़ा। वो क्या है ना, मैं यूं ही तुम्हारे बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता, तो सोचा चलो एक वार्निंग दे दूं तुम्हें, क्या पता तुम अपने बच्चे की जान बचा लो। उसकी बात सुनकर प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर सृष्टि हैरान हुई। प्रलय तुरंत वहां से दूसरी तरफ गया और गुस्से से बोला, खबरदार, अगर मेरे सामने फालतू की बकवास की तो मेरे बच्चे की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से कॉल के बीच कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। उसने अपने फ़ोन पर देखा तो वॉइस कॉल वीडियो कॉल में बदल चुकी थी और सामने ही उसे प्रांस नजर आ रहा था, जिसे एक झूले में लिटाया हुआ था। उसे देखकर प्रलय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सृष्टि ने भी जब प्रलय के फ़ोन की तरफ देखा तो वो भी हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, प्रांस, प्रांस वहाँ पर कैसे? मेरा प्रांस। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। प्रलय तुरंत बोला, क्या चाहते हो तुम? सामने से अब वेदांश की आवाज़ आई, जितनी जल्दी हो सके लाल पहाड़ी पर आ जाओ, वहाँ पर अच्छे से बताऊँगा तुम्हें कि मैं क्या चाहता हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। प्रलय ने तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। सृष्टि उसे रोकते हुए बोली, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। प्रलय ने कुछ नहीं कहा और सृष्टि को लेकर गाड़ी में बैठा और देखते देखते उनकी गाड़ी राणा मेंशन से निकली और सीधा लाल पहाड़ी पर पहुंची। प्रलय और सृष्टि दोनों गाड़ी से बाहर निकले और भागते हुए आगे की तरफ आए, जहाँ पर एक तरफ वेदांश खड़ा था और दूसरी तरफ अमय। प्रलय गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? अमय तुरंत बोला,
तुम्हारे बच्चे को हाथ लगाने का मन तो नहीं था, मन तो तुम्हारी इस बीबी को हाथ लगाने का था, लेकिन तुमने कभी मौका ही नहीं दिया, तो सोचा क्यों ना आप बच्चे से थोड़ा खेल लिया जाए। वेदांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, लेकिन अगर तुम अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो एक मौका है तुम्हारे पास। अपनी इस बीबी को मुझे सौंप दो और अपना बच्चा ले जाओ। वेदांश कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तो मैं आज तक अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं शेयरिंग करने को तैयार हूँ। तुम अपना ये बच्चा ले जाओ और अपनी बीबी हम दोनों को दे दो। डोंट वरी, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये बोलते हुए उसकी बेशर्मी भरी नजरें सृष्टि पर थी। प्रलय का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वेदांश प्रलय को लेकर पहाड़ी के किनारे पर आया और बोला, इतना ही नहीं, एक चीज़ और करनी पड़ेगी तुम्हें। मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली ना तुमने, अब तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम करनी होगी। 50% अमय के और 50% मेरे। सृष्टि गुस्से से बोली, कितने घटिया हो तुम दोनों। तुम जैसे लोगों को तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, पैदा होते ही मर जाना चाहिए। वेदांश उसकी बात सुनकर उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, जितनी नफरत करनी है कर लो बेबी, उसके बाद तो तुम्हें हम दोनों को प्यार ही करना पड़ेगा। सृष्टि गुस्से से चिल्लाई, मैं तुम दोनों को अपने करीब भी नहीं आने दूंगी। वेदांश तुरंत बोला, तो फिर तुम्हारा ये बच्चा तुम दोनों से दूर चला जाएगा। अमय भी पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ा हो चुका था और उन्होंने पालने को भी बिल्कुल किनारे पर किया हुआ था, जिससे किसी भी वक्त वो पालना किनारे से नीचे खाई में गिर सकता था। प्रलय अब तक गुस्से से उन्हें देख रहा था, लेकिन अचानक ही उसका गुस्सा उसकी मुस्कुराहट में बदलने लगा। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही सृष्टि बोली, ओके फाइन, ख़त्म कर दो इसे। वैसे भी मुझे ये नहीं चाहिए, इसका मैं करूँगी क्या, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वेदांश और अमय दोनों के होश उड़ गए। सृष्टि उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, वैसे भी मुझे तो बस मेरे मिस्टर राणा को संभालना है, इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तुम एक काम करो, अगर इसे फेंकना चाहते हो तो फेंक दो, अगर रखना चाहते हो तो अपने पास रख लो, तुम्हारे खेलने में काम आएगा। प्रलय ने हैरानी से सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्या बात, अकेले अकेले खेल खेलेंगे और मुझे बताएंगे नहीं तो क्या मुझे पता भी नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर प्रलय के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वहीं वेदांश और अमय के होश उड़े हुए थे। उनके उड़े हुए होश देखकर सृष्टि एक बार फिर से बोली, क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो रहे हो। कोई बात नहीं, अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो मैं कर देती हूँ, बताओ कहाँ फेंकना है इसे। ये बोलते हुए उसने सामने पालने की तरफ देखा, जहाँ पर प्रांस लेटा हुआ था। वो आगे की तरफ आई और उसने प्रांस के ऊपर से ब्लैंकेट और टोपी हटाया तो उसमें से एक टॉय निकला, जिसे अच्छी तरह से कपड़ों में लपेटा हुआ था, इसलिए वो कुछ बच्चे जैसा ही लग रहा था। वेदांश और अमय की आंखें खुली की खुली रह गई थी। सृष्टि तुरंत बोली, कितना क्यूट है ना ये, मेरा तो फेंकने का ही मन नहीं करता। वैसे तुम दोनों के लिए अच्छा है, ये तुम दोनों का दिल लगा रहेगा। वैसे भी बच्चों जैसा दिमाग है तुम दोनों का। कहाँ मेरे डिस्ट्रॉयर से पंगा लेने चले हो, ये गुड्डी गुड्डियों के साथ खेल कर अपना मन बहला लिया करो। कहीं मेरे डिस्ट्रॉयर का दिमाग सटक गया तो तुम दोनों का बहुत कुछ बदल जाएगा। अमय गुस्से से बोला, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुमने हम दोनों के साथ चालाकी की। तभी भी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से कायनात बाहर निकली। कायनात अमय और वेदांश के पास आई और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था तुम दोनों को अपना दिमाग मत चलाना, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने अपना दिमाग चलाया और देखो कैसे प्रलय राणा ने तुम दोनों का दिमाग उड़ा दिया। मत मानो मेरी बात, अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। ये बोलकर उसने सार्कास्टिक नज़रों से अमय और वेदांश की तरफ देखा। वो दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोले, ऐ मतलब क्या है तेरा, कहीं तू भी हमें डबल क्रॉस तो नहीं कर रही। कायनात हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम दोनों को डबल क्रॉस कर नहीं रही हूँ, मैं तुम दोनों को डबल क्रॉस कर चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगा मेरे पास कोई फरिश्ता आया जो मैंने इस लंगड़े का इलाज कराया और तुम्हें जेल से छुड़ाया। मैं कहाँ इतना कुछ कर सकती हूँ, ये तो प्रलय राणा के आर्डर थे जो ये सब हुआ। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ प्रलय की तरफ बढ़ाया। प्रलय आगे आया और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों दिमाग से खाली हो ये तो पता था, लेकिन इतने खाली हो इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तुम्हें क्या लगा सच में कोई आएगा, कोई ऐसा विलन जो इस हीरो से भी तगड़ा होगा।
और तुम दोनों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अफसोस तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि प्रलय राणा के दुश्मन के भी स्टैंडर्ड के होते हैं। वो तुम जैसी घटिया हरकतें नहीं करते। तुम जैसी घटिया हरकतों की वजह से ही प्रलय राणा हर बार तुम्हें बजाता आया है, और अब ये गाने बजाने का खेल हमेशा के लिए खत्म। वेदांश और अमय के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। सृष्टि आगे की तरफ आई और अमय की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा घटियापन तो मैं शुरू से देखती आई हूँ। कई बार सोचा तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन तुम माफ़ी के लायक ही नहीं हो, इसलिए तुम्हारी सज़ा मौत ही सही है। और रही बात तुम्हारी वेदांश, तो तुमने जो किया वो भी कम नहीं था, इसलिए सज़ा तो तुम्हारी भी वही बनती है। प्रलय ने अब अपनी गमर से गन निकाली और उन दोनों की तरफ पॉइंट कर दी। वेदांश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुमने मेरे साथ खेल खेला कायनात, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो जैसे ही कायनात की तरफ बढ़ने लगा, प्रलय ने अमय के ऊपर से गन हटाई और सीधा वेदांश के सीने पर चला दी। गोली सीधा उसके सीने से आर पार हुई और अगले ही पल उसकी दर्द से चीख निकल गई। एक गोली प्रलय ने उसके सीने पर मारी और बोला, चाहता तो तुझे पूरी जिंदगी जेल में भी रखवा सकता था, कुत्तों से भी बदतर तेरी हालत करवा सकता था, लेकिन प्रलय राणा में इतने पेशेंस नहीं है। ये बोलकर अब उसने एक गोली और उसके सीने पर चला दी तो वेदांश पीछे की तरफ लड़खड़ाया और सीधा उस पहाड़ी से नीचे गिरा। उसकी दर्द भरी चीख उस पूरी पहाड़ी पर गूंज रही थी। अमय के होश उड़ चुके थे। कोर्ट में तो उसके पास भागने की जगह थी, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात, भागने की कोशिश नहीं करोगे क्या? अमय गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो मैं तुम्हें जिंदा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। बचने के बहुत मौके दिए तुम्हें, लेकिन तुम जैसे कुत्तों की मौत ही मरते हैं। ये बोलकर उसने एक के बाद एक 3-4 गोलियां सीधा अमय के सीने पर चलाई और अमय की भी दर्द भरी चीख उस खाई में गूंजने लगी। वो भी उस खाई से नीचे गिर चुका था और खून के छींटे थोड़े बहुत प्रलय के चेहरे पर भी आए थे। प्रलय ने अपना चेहरा साफ किया। सृष्टि और कायनात दोनों चुपचाप प्रलय को देख रही थी। प्रलय ने अब कायनात की तरफ देखा। कायनात तुरंत बोली, मेरी भी जान लोगे क्या? प्रलय भी बोला, गलतियां तो तुमने भी बहुत की है। ये बोलकर उसने अपनी गन कायनात की तरफ पॉइंट कर दी। कायनात ने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली। सृष्टि हैरानी से कायनात को देख रही थी। कायनात से उसे चिढ़ तो बहुत मचती थी, लेकिन उसकी वजह से वेदांश और अमय दोनों पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और उसने प्रलय से माफ़ी मांग ली थी और ये वादा भी किया था कि वो कभी उन दोनों की ज़िंदगी में वापस दखलंदाजी नहीं करेगी और वो प्रलय की मदद करेगी वेदांश और अमय को ठिकाने लगाने में, और उसी की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। वरना वो दोनों पता नहीं कब एक बार फिर से उनकी ज़िंदगी में तबाही मचाने आ जाते, जिसका रिस्क प्रलय और सृष्टि दोनों बिल्कुल नहीं ले सकते थे। सृष्टि प्रलय की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, जल्दी कीजिए डिस्ट्रॉयर, इसे भी ख़त्म कीजिए और हम दोनों चले वापस राणा मेंशन। अब तक तो शादी पूरी भी हो चुकी होगी, कम से कम हम नताशा की विदाई से पहले तक पहुंच जाएं। कायनात ने अपनी आंखें खोली और बोली, कितनी पत्थर दिल हो तुम सृष्टि, तुम्हें तो प्रलय से मुझे बचाना चाहिए, उसे बोलना चाहिए कि मुझे एक मौका दे दो, लेकिन तुम तो खुद उसकी तरह पत्थर दिल बनती जा रही हो। उसकी बात सुनकर सृष्टि हंसने लगी। वो और प्रलय दोनों उसके साथ मजाक कर रहे थे। उन दोनों को हंसते हुए देख कायनात की आंखों में नमी तैर गई। सृष्टि ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा और बोली, जब किसी इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए तो उसकी गलती वहीं पर ख़त्म हो जाती है। कायनात, तुमने डिस्ट्रॉयर की हेल्प की, अपने आप को सुधारा। अब हम दोनों के दिल में तुम्हारा कोई गिला शिकवा नहीं है। बस अब मेरे डिस्ट्रॉयर के करीब मत आना, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कायनात हंसी और बोली, बिल्कुल भी नहीं, अपना डिस्ट्रॉयर तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस अब यहाँ से बहुत दूर जाना है। सृष्टि ने तुरंत पूछा, क्यों, यहाँ क्यों नहीं रहना? कायनात हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर यहाँ पर रहूँगी तो जब जब तुम दोनों को देखूँगी तब तब अपनी गलती याद आएगी और खुद पर ही गुस्सा आएगा। और अब मैं सिर्फ शांति से रहना चाहती हूँ, शांति से जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना तो पड़ेगा ना। सृष्टि ने उसके गाल को हल्का सा छुआ और बोली, तुम्हारी याद आएगी? कायनात तुरंत मुंह बनाकर बोली,
बिल्कुल भी नहीं, मुझे मत याद करना। बस अपने इस डिस्ट्रॉयर को ही अपने दिल और दिमाग में रखो। मैं तो किसी और के दिल और दिमाग में जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सृष्टि हंसी और प्रलय अब कायनात के करीब आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी कायनात, और अब भी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जब भी तुम्हें अपने इस दोस्त की याद आए तो तुरंत कांटेक्ट करना। कायनात एक बार फिर से रो पड़ी। सृष्टि और प्रलय दोनों ने एक साथ उसे अपने गले से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ नताशा की विदाई का वक्त हो चला था, लेकिन प्रलय और सृष्टि कोई नज़र नहीं आ रहे थे। कुसुम जी ने प्रांस को अपनी गोद में लिया हुआ था। उन्होंने तृषा और रागिनी से सृष्टि के बारे में पूछा तो उन दोनों को भी कुछ नहीं पता था। हार्दिक तुरंत बोला, वो दोनों अभी आते ही होंगे। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय और सृष्टि दोनों तुरंत वहां पर पहुंच गए। तनुज नताशा का हाथ पकड़कर खड़ा था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, हमेशा मेरी बहन का हाथ इसी तरह थाम कर रखना। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो छोड़ूंगा नहीं। तनुज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम अपनी यूनिवर्स को तकलीफ दे सकते हो क्या? प्रलय ने उसे गहरी नज़रों से देखा। तनुज मुस्कुराते हुए ही बोला, जब तुम अपने प्यार को तकलीफ नहीं दे सकते तो भला मैं अपने प्यार को कोई तकलीफ कैसे दूंगा? प्यार तो प्यार होता है ना, और प्यार में सिर्फ प्यार होता है, कोई तकलीफ नहीं। ये बोलते हुए उसकी नज़रें नताशा पर थी, जिसने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा झुकाया हुआ था। प्रलय ने आकर नताशा का माथा बड़े ही प्यार से चूम लिया और फिर नताशा की विदाई की गई। नताशा, सृष्टि और प्रलय दोनों के गले लगकर रोई और साथ ही साथ कुसुम जी की आंखों से भी आंसू थे। भले ही नताशा उनकी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन उनके लिए प्रलय और नताशा में कभी कोई फर्क नहीं था। नताशा के राणा मेंशन से जाने के बाद सब लोगों के चेहरे पर हल्की मायूसी थी, लेकिन अब ये तो दुनिया की रीत थी। कहाँ माँ बाप अपनी लड़कियों को हमेशा अपने पास रख पाते हैं, और कहाँ एक बहन हमेशा अपने भाई के आंचल में खुद को छुपा कर रख सकती है। एक ना एक दिन तो उसे एक अनजाने शख्स का हाथ पकड़कर जिंदगी के नए रास्ते पर चलना ही होता है। प्रलय अपने रूम में जा चुका था। सृष्टि जानती थी कि उसका मूड थोड़ा ऑफ है, इसलिए वो अपने रूम में है, और सृष्टि फिलहाल प्रांस को लेकर कुसुम जी के रूम में आ चुकी थी। उसने प्रांस को बेबी फीड कराया और फिर उसे कुसुम जी को सौंप कर अपने रूम में चली गई। कुसुम जी भी प्रांस को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ नताशा और तनुज दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। हर्षिका ने उनका अच्छे से वेलकम किया और फिर नताशा को लेकर तनुज अपने रूम में आ गया। आते ही उसने मुस्कुराते हुए नताशा को देखा, जो अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी। वो तुरंत उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? नताशा थोड़ा हड़बड़ा कर बोली, वो मैं सोच रही थी कि उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही तनुज बोला, यही सोच रही थी ना कि मैं तुम्हें प्यार करने की शुरुआत कहाँ से करूँ, तुम्हारे लबों को चूमूं या फिर तुम्हारे इस नाजुक से बदन को? ये बोलते हुए उसकी नज़र नताशा के चेहरे पर थी। नताशा तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बोली, बेशर्म कहीं के। ये बोलकर वो वहाँ से बालकनी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। गहरी रात हो चुकी थी। सामने आसमान में चाँद और तारे दिखाई दे रहे थे, और तनुज की बातें सुनकर नताशा की गहरी सांस कमरे में अलग ही शोर मचा रही थी। और अब तनुज ने आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, अभी तो मैंने तुम्हें बेशर्मी दिखाई भी नहीं, और तुमने मुझे पहले ही बेशर्मी का टैग दे दिया। ये तो गलत बात है बेबी गर्ल, अभी तो तुम्हें बेशर्मी दिखानी बाकी है। ये बोलते हुए उसकी उंगलियां नताशा के गर्दन पर चल रही थी। नताशा तुरंत उसकी तरफ घूम गई और अगले ही पल उसने खुद का चेहरा तनुज के सीने में छुपा लिया। तनुज ने एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और कुछ पल उसे यूं ही लेकर खड़ा रहा, और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लेकर आया। अभी वो दोनों बिस्तर पर आए ही थे कि दरवाज़ा नॉक हुआ। तनुज जानता था कि हर्षिका उन दोनों को डिनर देने के लिए आई होगी। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। तब तक नताशा ने भी खुद को बिस्तर पर संभाल लिया था। हर्षिका ने खाने की ट्रॉली तनुज की तरफ बढ़ाई और बोली, खाना भी खा लीजिएगा, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है। उसकी बात पर तनुज ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। हर्षिका तुरंत वहाँ से भाग गई। खाने की ट्राली लेकर तनुज अंदर की तरफ आया। उसने यूं ही ट्राली को टेबल के पास रखा और खुद वापस बिस्तर पर आ गया। उसने एक बार फिर से नताशा पर झुकना शुरू किया तो नताशा तुरंत बोली,
खाना खाना नहीं खाएंगे क्या? तनुज उसे मदहोशी भरी नज़रों से देखते हुए बोला। खाऊंगा ना, लेकिन पहले तुम्हें, ये बोलकर उसने पूरी तरह से नताशा को बिस्तर पर लिटा दिया और फिर उसके लबों को चूमने लगा। उसका रोम रोम तनुज के छूने से खिल रहा था। आद्विक के साथ भी वो बहुत बार उसके करीब आई थी, लेकिन उसे कभी इस तरह की फीलिंग नहीं महसूस हुई जो तनुज के साथ महसूस हो रही थी। पूरी रात उन दोनों को खाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि फ़िलहाल उन दोनों का प्यार ही एक दूसरे के लिए काफ़ी था। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंसन सृष्टि प्रलय के सामने खड़ी थी और उसने प्रलय का सर अपनी गोद में रखा हुआ था। वो हल्का हल्का उसके बालों को सहला रही थी। प्रलय का चेहरा बिल्कुल उसके सीने में छिपा हुआ था। सृष्टि को पता था नताशा से प्रलय कितना अटैच था और थोड़े दिनों के बेरुखी में भी उसे एक गिल्ट सा महसूस होता था जो उसने नताशा के साथ किया था, भले ही नताशा की गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और अब ऐसे नताशा का उससे दूर चले जाना, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। प्रलय तो सृष्टि की दुनिया था, उसके चेहरे पर उदासी सृष्टि का पूरा वजूद खत्म कर देती थी। प्रलय तो सृष्टि की हर दुख तकलीफ का ख्याल उसके बिना बोले ही रख देता था। सृष्टि को भी पता था वो प्रलय के मूड को कैसे ठीक कर सकती है। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख लगी है डिस्ट्रॉयर। प्रलय बिना उसकी तरफ देखे हुए बोला, खाना मंगवा लो और खा लो। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर खाने की भूख लगी होती तो आपको थोड़ी ना बताती, फिर तो मैं माँ को बताती या फिर खुद ले जाकर खाना खा लेती। मुझे भूख किसी और चीज़ की लगी है। उसकी बात सुनकर प्रलय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मेरा मूड नहीं है। सृष्टि हैरानी से बोली, सच में आपका मूड नहीं है? प्रलय ने उसे गहरी नज़रों से देखा। सृष्टि उसके चेहरे पर झुकी और बोली, आपको पता है मैगी बनने में 2 मिनट लगते हैं? प्रलय ने सवालिया नज़रों से पूछा। तो सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, और आपका मूड बनाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगते। ये बोलकर वो जैसे ही प्रलय के गर्दन पर झुकी, प्रलय के हाथ उसकी कमर पर कस गए। और सृष्टि ने सच ही कहा था। जैसे ही सृष्टि उसके करीब हुई, प्रलय बर्फ की तरह पिघलने लगा। अगले ही पल उसने सृष्टि को बिस्तर पर धक्का दिया और खुद उसके करीब आ गया। सृष्टि मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी और प्रलय अपनी इंटेंस नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने सोए हुए शेर को जगाया है, अब अंजाम भुगतना पड़ेगा। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, इस शेर का शिकार बनने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। दोनों इस बात पर खुलकर हंसने लगे और दोनों की हंसी पूरे कमरे में घुस गई और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। वो भूख जो सृष्टि को लगी थी वो उसे मिटाने में लग चुका था। सच ही कहा था सृष्टि ने, उसने प्रलय का मूड 2 मिनट में चेंज कर दिया था। तकरीबन 5 साल बाद राणा मेंसन टेबल पर एक टैब रखा था। तभी एक सर्वेंट वहां पर आई और बोली, अरे ये टैब यहाँ पर किसने रखा? ये बोलते हुए उसने उस टैब को अपने हाथ में उठा लिया था। तभी एक सर्वेंट और वहाँ पर आई और बोली, अरे ये तुमने क्या किया? ये तो छोटे बाबा का टैब है। अगर उन्होंने इसे तुम्हारे हाथों में देख लिया तो? अभी वो बोल ही रही थी कि बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई, क्योंकि उसकी नज़र सामने खड़े फ्रांस पर गई, जो गुस्से से उस सर्वेंट की तरफ देख रहा था जिसने उसका टैब अपने हाथों में लिया हुआ था। वो सर्वेंट तुरंत उसे नीचे की तरफ रखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था ये छोटे बाबा का है, प्लीज़ तुम उन्हें बताना मत। अभी वो बोल ही रही थी कि फ्रांस वहाँ पर आया और अगले ही पल उसने उस टैब को अपने हाथों में उठा लिया। उस सर्वेंट ने तुरंत कहा, मुझे माफ़ करना छोटे बाबा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस ने वो टैब जोर से नीचे ज़मीन पर पटक दिया तो उसके 2 टुकड़े हो गए। वो दोनों सर्वेंट हैरान रह गई और उनका गला सूखने लगा। फ्रांस एटीट्यूड से बोला, फ्रांस राणा की चीज़ को उसके अलावा और कोई नहीं छू सकता, और अगर गलती से भी कोई उसकी चीज़ को छू ले तो उस चीज़ का वजूद खत्म हो जाता है। ये बोलकर फ्रांस कुछ पल अपनी गहरी नज़रों से उस सर्वेंट को देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। उन दोनों सर्वेंट के चेहरे डर से अभी भी सूखे हुए थे। कुछ ही दूरी पर सृष्टि खड़ी थी, जिसका हाथ अपने बेबी बम पर था। वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी का लास्ट फेज चल रहा था। तभी प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आपने नहीं देखा क्या वो जो मैंने देखा? प्रलय इरिटेट होकर बोला, अरे यार प्लीज़ फिर से शुरू मत हो जाना। अगर उसे नहीं पसंद है कोई उसकी चीज़ को हाथ लगाए तो सामने वाले को समझना चाहिए ना।
सृष्टि जल्दी से बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप डिस्ट्रॉयर? ऐसा होता है क्या कि कोई हमारी चीज़ को हाथ ना लगाए? अब इधर उधर हाथ तो लगता ही रहता है ना? प्रलय उसकी बात बीच में काट कर बोला, लेकिन प्रांस राणा की चीज़ों को नहीं लगाना चाहिए। अगर उसे नहीं पसंद मतलब नहीं पसंद। अब तुम खुद ही देख लो, जिस चीज़ को किसी और ने छुआ उसने उस चीज़ को कैसे तोड़ कर रख दिया। सृष्टि तुरंत बोली, और अगर इस चीज़ की जगह कोई इंसान होता तो? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फिर शायद उसका भी यही हाल होता। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो हमें हॉस्पिटल चलना है। सृष्टि का दिल धक धक कर रहा था। प्रांस का ये रवैया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन वो उसे बदल भी नहीं पा रही थी। अचानक ही सीढ़ियाँ उतरते हुए जोर से उसकी चीख निकली तो प्रलय के पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से सृष्टि को अपनी गोद में उठाया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? सृष्टि दर्द से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ जल्दी चलिए डिस्ट्रॉयर, हमें हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना होगा। प्रलय ने तुरंत उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर ने सृष्टि का ऑपरेशन शुरू कर दिया। क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे तो उसे सर्जरी की ज़रूरत थी। जैसे ही राणा मेंशन में कुसुम जी को सृष्टि के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत नताशा को फ़ोन किया ताकि नताशा तनुज के साथ सृष्टि के पास पहुंच सके। उन्होंने प्रांस से हॉस्पिटल चलने के लिए बोला तो प्रांस ने मना कर दिया। कुसुम जी अब उसे दोबारा कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि प्रांस का नेचर शुरू से ही ऐसा था, वो बस हमेशा अपनी मर्जी करता। हालांकि वो सृष्टि के बहुत ज़्यादा क्लोज था, लेकिन फ़िलहाल अगर उसका हॉस्पिटल जाने का मन नहीं है तो कोई भी उसका मूड चेंज नहीं कर सकता था। उसका ज़िद्दी बिहेवियर प्रलय पर गया था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रलय के ज़िद्दीपन को भी क्रॉस कर रहा था। कुसुम जी सर्वेंट को प्रांस का ख्याल रखने को बोलकर खुद हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तकरीबन 1 घंटे बाद सब लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। नताशा और तनुज के साथ एक छोटा लड़का था जो तकरीबन 3 साल का था। वो वहीं पर फुटबॉल खेल रहा था। तनुज बार बार उसे घूर रहा था, लेकिन तनुज का भी कुछ खास डर उस लड़के पर दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई भी कैसे देता, वो था तनुज का बेटा, लेकिन उसे उसका बाप कहा जा सकता था। वो कोई और नहीं, तंस गर्ग था, तनुज और नताशा का इकलौता बेटा। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर की तरफ आए। प्रलय ने डॉक्टर की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर इस वक्त काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन थे। प्रलय तुरंत बोला, मेरी यूनिवर्स ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोले, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। आपके दोनों बच्चे ठीक हैं, लड़का और एक लड़की है। सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। नताशा तुरंत प्रलय के सीने से लगकर उसे बधाई देने लगी। बधाई हो भाइयों आपको एक बार और पापा बनने की। तुझे भी बधाई हो बुआ बनने की। कुसुम जी ने तुरंत आकर बच्चों की और सृष्टि की नज़र उतारी। प्रलय बच्चों को देखकर बोला, आश्रय और प्रतीक्षा। सृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। आज प्रलय की आंखों में भी आंसू थे खुशी के। आज इनका परिवार पूरा हो गया था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। आज का लास्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। बहुत मेहनत करके मैंने आज आप लोगों के लिए अब दूसरा पार्ट अपलोड किया है, तो आप लोग भी कमेंट अच्छे से अच्छे करके मेरा दिल खुश कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए कल मिलते हैं बेदर्द मोहब्बत के अगले पार्ट में।